सूत्र क्या कहता है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा जी गुरु जी। तो सवर्ण का मतलब क्या है? समान वर्ण। कौन कौन से वर्ण समान होते हैं? समान माने एक जैसे, जी उसके बारे में बताएंगे। दो वर्णों में या जिन वर्णों में समानता होगी, हैं? जी उन सभी वर्णों को सवर्ण नाम देंगे। उसको हम सवर्ण कहते हैं, समान वर्ण। तो समानता कहाँ होती है? समानता होने के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो दो अलग अलग वस्तु आवश्यक है। कम से कम दो वस्तु तो अलग अलग होनी चाहिए। और उन दोनों वस्तुओं में कोई ऐसा गुणधर्म जो दोनों में मिले। जी तो किसी भी गुणधर्म को लेकर के एक बताना ही समानता है। नहीं समझ में आ रहा है? जिसको हम संस्कृत में कहते हैं सादृश्य। सादृश्य, हाँ। सादृश्य माने समानता। तो सादृश्यम नाम किम? समानता। सादृश्य कहेंगे किसे? सादृश्य का लक्षण क्या होगा? तो तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मत्वम सादृश्यत्वम। उससे भिन्न हो, तद माने किसी भी चीज को जिसको एक दूसरे से बताना चाहते हैं, उससे भिन्न होना चाहिए और उसमें रहने वाला गुणधर्म होना चाहिए। तभी दोनों को हम एक कहते हैं, समानता। जैसे हम कहते हैं चंद्रवत मुखम, तो चंद्र अलग पदार्थ है, मुख अलग पदार्थ है, दोनों पृथक पृथक वस्तु है। लेकिन चंद्रगत जो आह्लादकत्व है, सौंदर्य है, वह सौंदर्य मुंह में भी है। जी तो चंद्रगत आह्लादकत्व सौंदर्य गुण मुंह में रहने के कारण उस गुणधर्म को लेकर के दोनों को हम समान बता देते हैं। जी तो इसी तरह यहाँ जब हम किसी दो या दो से अधिक वर्णों को समान बताएंगे, एक जैसा बताएंगे, तो उन दोनों में रहने वाला जो गुणधर्म है वो हमको जानना पड़ेगा ना। जी तो व्याकरण में वर्णों की समानता किन धर्मों के रहने पर होती है, कहाँ वर्णों को समान कहते हैं, है ना? जी सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? समझ आ रही हो कि नहीं? इस बात को बताने के लिए, सवर्ण संज्ञा बताने के लिए ये सूत्र कह रहे हैं। समझे ना? तो सवर्णम किम भवति? तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्यास्य प्रयत्नम यत तत् सवर्णम भवति। तो यहाँ सवर्ण के लिए तुल्य आस्य प्रयत्न बताया। तुल्य माने समान। क्या चीज? आस्य और प्रयत्न। आस्य और प्रयत्न समान, ये दो चीज समान होना चाहिए। समझ गए ना? तो यहाँ आस्य और प्रयत्न दो चीज है, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ।
आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। अब ध्यान रख, प्रयत्न जो होगा वो भी दो वर्णों में होगा, आस्य जो होगा वो भी दो वर्णों में होगा। नहीं समझ पा रहे? तो जैसे आस्य प्रयत्न दो चीज है, दोनों के लिए चाहिए, तो उसी तरह से तुल्य भी दो चीज होंगे। आस्य के लिए भी तुल्य होगा, प्रयत्न के लिए भी तुल्य होगा। नहीं समझेंगे? नहीं। और आस्य का जो तुल्य होगा वो आस्य नपुंसक लिंग में है, तो तुल्य का भी प्रयोग नपुंसक में होगा। नहीं समझेंगे? नहीं। आगे तुल्यम आस्यम यस्य, तुल्यम आस्यम यस्य है। इसी तरह से प्रयत्न भी तुम तुल्य बताना चाहते हो, तो प्रयत्न पुल्लिंग है, तो तुल्य प्रयत्न यस्य, ये अर्थ करोगे ना जी। तो इसका मतलब आस्य प्रयत्न जो दो चीज है उसके लिए तुमको तुल्य को भी द्विवचन में लाना पड़ेगा जी। तुल्य को द्विवचन में लाना पड़ेगा, तो एक तुल्य है आस्य के लिए, एक तुल्य है प्रयत्न के लिए। तो हम इसका विग्रह करेंगे तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ। तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ, तब तुल्य हो गया। अब इधर दो तुल्य होंगे, इधर भी आस्य प्रयत्न दो होगा। नहीं समझेंगे? तब इस दोनों को मिलाएंगे तो कहेंगे तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्सवर्णम भवति। तुल्य है आस्य प्रयत्न जिसके, उसके सवर्ण संज्ञा, वह सवर्ण होता है। नहीं समझ में आ रहा? आगे तो विग्रह कैसे करेंगे? तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ, आस्यम च प्रयत्नश्च इति प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण संज्ञम भवति। समझेंगे नहीं? जी। बात समझ में आ रही बात? तो आस्य क्या चीज है यहाँ, उसकी चर्चा हम बाद में बात करेंगे, व्याख्या। लेकिन आस्य का मतलब क्या हुआ? उच्चारण स्थान। आस्य का अर्थ क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब वह जो उच्चारण स्थान है, वह उच्चारण स्थान हमारा तालु आदि है। नहीं समझे कि नहीं? तो चूंकि आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान है, वह उच्चारण स्थान तालु आदि है, उसी तरह से प्रयत्न है। तो प्रयत्न से हमारा क्या यहाँ लिया जाने वाला है, तो उसका व्याख्यान के द्वारा सारांश जो निष्कर्ष है वो लेकर के वृत्ति में लिखेंगे। तो प्रयत्न शब्द का अर्थ है यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर। नहीं समझेंगे? नहीं। उच्चारण स्थान तालु आदि है। तो इस तरह से प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर है यहाँ पर, आस्य का अर्थ है उच्चारण स्थान, वह उच्चारण स्थान तालु आदि है। इसलिए इस चीज को लेकर के सूत्र के वृत्ति में ये अर्थ करते हैं तालुआदि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्न इत्येतद्द्वयम्, ये दोनों चीज यस्य येन तुल्यम, जिसका जिसके साथ में समान हो वह सवर्ण कहलाए। तन्मिथा, मिथा माने परस्पर, उसकी सवर्ण संज्ञा होगी, परस्पर वो वर्ण सवर्ण कहलाएंगे। जी। बात समझ में आ रहा है? आगे बोलिए। तो इस तरह से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के पद से जो निकलने वाला अर्थ है, उस अर्थ को वृत्ति के रूप में यहाँ लिख रहे हैं क्या?
ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञं स्यात्। सूत्र का अर्थ समझ आ गया? अब ये जो यहाँ आस्य का अर्थ उच्चारण स्थान किया, प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर किया, ये कैसे किया समझेंगे ना? इस बात की व्याख्या विशेष रूप से प्रौढ़ मनोरमा में करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसको बोल। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आस्य भवम आस्यम। कहा आस्य जो शब्द है यहाँ, इसका अर्थ है आस्य भवम आस्यम। क्या? आस्य भवम आस्यम। आस्य भवम आस्यम, इस अर्थ में आस्य शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ है उच्चारण स्थान। नहीं समझेंगे ना? तो यहाँ आस्यम जो है उसका मतलब है आस्य भवम। आस्य भवम मुख में होने वाला। मुख में होने वाला, इसका मतलब ध्यान दीजिए, मुख में होने वाला क्या? आस्यम। आस्यम। मुख में होने वाला क्या? आस्यम। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखो कि प्रत्यय लगने से पहले भी वही शब्द है, प्रत्यय लगने के बाद भी वही शब्द है, इसीलिए समझने में ध्यान रखने की जरूरत है। अन्य जगह क्या होता है कि मूल शब्द भिन्न रहता है और प्रत्यय लगने बाद बनने पर शब्द भिन्न रहता है, तो तुरंत अंतर पता चल जाता है। जैसे हमने कहा दांत में होने वाला, तो कहेंगे दंते भवम दंत्यम। तो दांत दंत अलग शब्द है, दंते भवम यह कहने पर दंत्यम शब्द अलग बना, तो दोनों शब्द अलग अलग दिख रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले क्या है? आस्य, और फिर उसी आस्य को लेकर कहते आस्य भवम, इस अर्थ में भी शब्द बनेगा आस्यम ही। नहीं समझेंगे? नहीं समझ गए। तो प्रत्यय लग करके जो आस्यम बना उसका अर्थ है उच्चारण स्थान। पहला जो आस्यम है उसका अर्थ उच्चारण स्थान नहीं है। समझ पा रहे हैं? आ गया आस्य भवम, जैसे दंते भवम दंत्यम, तो दंत शब्द अलग था, भवम करके जो प्रत्यय लग करके शब्द बना दंत्यम, उसका मतलब हो गया दांत से संबंधित रोग आदि। इसी तरह से यहाँ प्रथम शब्द कौन है? आस्य। इस आस्य का अर्थ है मुखम। आस्यम नाम मुखम, और उस मुख में होने वाला इस अर्थ में भी जब प्रत्यय लग करके बनेगा तो आस्यम ही बनेगा, उच्चारण स्थान, उसका अर्थ हो जाएगा उच्चारण स्थान। आ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आस्य भवम आस्यम, तो आस्य का अर्थ क्या है यहाँ? मुखम। मुख में मुखम आस्यम, पहला जो आस्य है उसका अर्थ क्या? मुखम। क्योंकि असुक्षेप ने इस धातु से रिहलोर न्यत से यत प्रत्यय होकर के आस्य बना। जो वर्ण का को फेंकता है, बाहर निकालता है, उसको कहते हैं मुख। तो आस्यम मुखम। अब आस्य भवम इस अर्थ में आस्य शब्द से ही, चूंकि मुख जो है शरीर का अवयववाची है, तो शरीरावयवात यत से यत हो गया, तो आस्य यत क्या बना? आस्य यत। यत का क्या होता है? य। स्थिति क्या बनी? आस्य य। भसंज्ञा आकार का लोप पहले वाले य के अ का, फिर य जो है प्रकृति वाला आस्य वाला मुख वाला य, उसका हो जाता है लोप। समझ में आ रहे हैं? हलस्तदित से लोप हो जाएगा, या पता नहीं, हलो ये मान देख लेना। तो उसका य का हो जाता है लोप। तो अब य का लोप हो गया तो प्रत्यय वाला जो यत वाला य है ये जुड़ गया, तो शब्द बन गया फिर वही आस्य। अब इस आस्यम का अर्थ हो गया उच्चारण स्थान। आ गया? नहीं समझ में आ रहे? आ गया। तो आस्य भवम आस्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? उच्चारण स्थान। समझेगे ना? उसी बात क्या लिख रहा है पंक्ति बोल। आस्य भवम आस्यम शरीरावयवाद्यत इत्यभिप्रेत्य आह तालवाद। हाँ, अब जब
आस्यम का अर्थ हो गया आस्य में होने वाला, तो सारा उच्चारण स्थान क्या है? आस्य में, मुख में। इसीलिए अब आस्य का अर्थ हो गया उच्चारण स्थान। वो उच्चारण स्थान क्या है? तालु आदि। इसी बात को ध्यान में रख करके वृत्ति में लिखते हैं तालु आदि। नहीं समझा रहे? आ गया गुरुजी इसमें। हाँ, ताल्वादिति आभ्यंतरेति एतच्च प्रशब्द बला लभ्यते। अब कहते हैं कि इस सूत्र में क्या दूसरा प्रयत्न क्या है? प्रशब्द बला भाई प्रयत्न है ना? हाँ, आभ्यंतर। अरे सूत्र में क्या लिखा है? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तो प्रयत्न शब्द जो है उसका अर्थ आपने वृत्ति में क्या लिखा? आभ्यंतर, है ना जी। तो कहा कि वृत्ति में इसका अर्थ आपने आभ्यंतर कैसे लिख दिया भाई? प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर कैसे लिख दिया जी? तो कहते हैं कि प्र शब्द बला, क्योंकि प्रयत्न में प्र शब्द लगा हुआ है जी। तो प्र शब्द के बल पर इसका अर्थ हो गया आभ्यंतर। समझ में आ रही बात? क्यों? तो प्र शब्द के बल पर इसका अर्थ क्या हो गया? आभ्यंतर। आभ्यंतर। कहा क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं कि यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। तो यदि हमें यत्न लेना होता, आभ्यंतर और बाह्य दोनों लेना होता, तो हम सूत्र यही बना देते, तुल्या से यत्नम सवर्णम। यत्न से दोनों आ जाता जी, बोले। आभ्यंतर भी आ जाता, बाह्य भी आता। तो तुल्या से यत्नम सवर्णम इत्येव उच्यताम। कथम प्रयत्नम? जी, बोले। प्र शब्द कथम? तो मैं आ सकता हूँ क्या पढ़ने के इनके साथ भी यहाँ पर? हाँ आ सकते हैं, कब कोई भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। नहीं, जैसे बच्चे पढ़ते रहे उनके साथ साथ। हाँ, ज्योतिष के तो तो प्र शब्द बलात् नमो बस प्र शब्द बलात् आभ्यंतर। आभ्यंतर। तो प्र शब्द के बल पर यहाँ विशेष अर्थ आ गया। प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट यत्न। प्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रकृष्ट यत्न। प्रकृष्ट यत्न एव अत्र गृह्यते, सच प्रकृष्ट यत्न आभ्यंतर। प्रकृष्ट यत्न क्या है? आभ्यंतर है। जी बोलिए, आ गया समझ। तो कथम प्रकृष्टत्वम् अस्य? आभ्यंतर यत्नस्य प्रकृष्टत्वम् कथम? आभ्यंतर यत्न का प्रकृष्टत्व क्यों है? बाह्य का भी होना चाहिए। तो प्रकृष्टत्व इसका ये है, इसलिए है कि वर्णोत्पत्त्य व्यवहित प्राग भावित्वम्, वर्ण की उत्पत्ति से तुरंत पूर्व में होने वाला ये यत्न है आभ्यंतर। जी बोलिए। इस यत्न के बिना वर्ण बाहर निकलेगा ही नहीं, तो बाहर बाह्य यत्न हो ही नहीं सकता। जी गुरुजी, आ गए। नहीं समझ में आ रही? आ गई। आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा जब वर्ण अपने स्वरूप में आता है उच्चारण स्थान में, तब उच्चारण स्थान से जब वर्ण निकलता है वो बाह्य यत्न होता है। तो वर्णोत्पत्त्य व्यवहित प्राग भावित्व जो है, जिसके कारण यहाँ स्थिति क्या होती है? वर्ण बनता है जी, तब जाकर के बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण निकलता है। तो बाह्य प्रयत्न बाद में होता है, तो बाद में होगा जब वर्ण बनेगा तब ना। जी बोलिए। तो इसीलिए यह विशेष यत्न है, प्रकृष्ट यत्न है, और प्रकृष्ट यत्न आभ्यंतर ही है। नहीं समझेंगे? इसका मतलब सवर्ण संज्ञा करने के लिए हमको प्रकृष्ट यत्न आवश्यक है जी। तो प्रकृष्ट यत्न जो नहीं होगा वो इतना आवश्यक नहीं है, तो बाह्य यत्न हमको आवश्यक नहीं है। यदि आभ्यंतर बाह्य दोनों यत्न सवर्ण संज्ञा के लिए आवश्यक होता तो सूत्र में यत्न दे दे। तो सूत्र में कहते तुल्यास यत्नम सवर्णम। यत्न नहीं कह करके जो प्र लगाया, प्र शब्द का उच्चारण करके प्रयत्न बोला, तो प्र शब्द के बल पर
यहाँ प्रकृष्ट यत्न लिया जाएगा। प्रकृष्ट यत्न जो होता है वो आभ्यंतर ही होता है, इसीलिए प्रयत्न पदेन अत्र आभ्यंतर यत्नस्य ग्रहणम। तस्माद् उच्यते ताल्वाद उच्चारण स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयं यस्येन तुल्यं तन्मिथा सवर्णसिंहम्। अवगतम? तो उसी बात को क्या लिखता है? प्र शब्द बलात् एतच्च प्रशब्द बलात् लभ्यते। हाँ, एतच्च प्र शब्द बलात् लभ्यते, ये प्र शब्द के बल पर लग रहा है। इसका मतलब सवर्ण संज्ञा करने के लिए हमको बाह्य प्रयत्न की जरूर आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो फिर बनाया क्यों? तो सिद्धांत कौमुदी में लिखा है यद्यपि बाह्य प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ताः तथाप्यंतरतम्य परीक्षायाम उपोक्षन्ते इति। सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही लिखा यद्यपि बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा के लिए अपेक्षित नहीं है, फिर भी आंतरतम्य परीक्षा करने के लिए बाह्य प्रयत्न आवश्यक है। आंतरतम्य परीक्षा क्या चीज है कि यदि मान लो कहीं उच्चारण स्थान मिल गया, आभ्यंतर प्रयत्न भी मिल गया, तब तो सवर्ण संज्ञा होगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं उच्चारण स्थान मिल गया और आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिले, तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में तब करेंगे कि तब देखेंगे कि चलो कोई बात नहीं, बाह्य प्रयत्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब जब बाह्य प्रयत्न मिलेगा, इस तरह की जो परीक्षा है, क्या वर्ण के संपूर्ण स्वरूप का जांच करना, नहीं समझे? वर्णानाम उपदेशः उपदेशोत्तर काल इत्संज्ञा इत्संज्ञोत्तर काल प्रत्याहारः प्रत्याहारोत्तर काल सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञोत्तर काल अनुदित इति सूत्रेण सवर्ण ग्रहणम। उन सवर्ण के आधार पर जो परीक्षा करके आभ्यंतर प्रयत्न के नहीं मिलने पर भी जहां आवश्यक है, ऐसी जगह वर्णों के समान वर्ण बनाने के लिए बाह्य प्रयत्न जरूरी है। जैसे वाग्घरी हम प्रयोग बनाते हैं, वाग्घरी तो वाक धनहरी, तो व को ग कर देते हो, वाग्हरी, ग वाग्हरी। यहाँ ह को पूर्व सवर्ण करना है, झयो होने तरफ से ह को पूर्व सवर्ण, तो पूर्व का सवर्णी वर्ण करना है। तो पूर्व का सवर्णी वर्ण घ कैसे होगा भाई? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो कबर का भी उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ हो गया, मिल गया। लेकिन ह का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? चल उष्मान, उष्मा वर्ण है, और विवृतम उष्मा नाम, विवृतम उष्मा, उष्मा वर्ण का विवृत प्रयत्न है। नहीं समझे कि नहीं? आ गया समझ। समझे? विवृतम स्वरा नाम और ईषद विवृतम उष्म नाम, ईषद विवृत उष्म नाम है ना जी। तो यहाँ जो वर्ण है ध, वो किस में आ गया? किस प्रत्याहार में आएगा? शल में आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता ना। नहीं आता। किस में आता है? ये आता है क वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा। स्पृष्ट प्रयत्न है, कादियो मांसाना स्पर्शा, और तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है, तो घ का स्पृष्ट, घ का ये स्पृष्ट प्रयत्न, ह का ईषद विवृत, ईषद विवृत। तो दोनों का प्रयत्न ही नहीं मिला, अलग तो अलग सवर्ण संज्ञा कैसे होगी? ह को घ कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं समझे कि नहीं? आगे तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न मिलता है कि नहीं मिलता है। और जब बाह्य प्रयत्न हम देखते हैं तो बाह्य प्रयत्न दूसरे सबका मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है ना। तो इसीलिए ऐसी आंतरतम्य परीक्षा के लिए बाह्य प्रयत्न की जरूरत होती है।
सामान्य रूप से सवर्ण संज्ञा करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी हुजूर। यार क्या चक्कर है यार ये। समझ में? जी। हम्म।